आपल्या कामातनं मिळणारे पैसे हा एक वेगळा भाग असतो, पण आपल्या कामातनं एखाद्याला मिळणारा आनंद आहे हो, ना, तो कुठल्याही पैशांमध्ये तोलला जाऊ शकत खरंच. नाही. जेव्हा मला बेस्ट ॲक्ट्रेस अवॉर्ड अनाउन्स झाला होता ना, तेव्हा आय एम टेलिंग यू मला ते जेव्हा आय एम स्मिता तांबे द्विवेदी फ्रॉम इंडिया असं म्हणताना इतका आनंद झाला होता. बिकॉज कुठेतरी आतमध्ये होतं मला, की आय वॉन्ट टू रिप्रेझेंट माय इंडिया. मला कायम असं वाटतं, की जर तुम्हाला ॲक्टर बनायचं असेल ना आयुष्यामध्ये, तर तुम्हाला तुमचं तुमचं पुस्तक लिहिता आलं पाहिजे। इस मीडियम में काम करने के लिए बिकॉज़ ये 100 साल जीने वाला मीडियम है और उस स्क्वायर में क्या घट रहा है, उसके लिए और जो घटने का अनुभव लोगों को देना है, उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर रहती है। लिटरेचर हे समाजाच्या परस्पर पूरक चालणाऱ्या गोष्टी हं. असतात. समाजात घडत असलेल्या गोष्टींचं कुठेतरी ते परिवर्तन आहे किंवा एक वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचं रिफ्लेक्शन आहे. परिवर्तन हा चुकीचा शब्द आहे. रिफ्लेक्शन आहे ते वेगळ्या पद्धतीचं. त्यामुळे त्यातला एक बेस असतो. मला नाटकात काय, सिनेमात काय आणि सीरियलमध्ये काय, मला कुठेच काम करता यायचं नाही. इतना एकदम छोटू-सा बेबी और यहाँ पे इतने ग्रेविटी से आने वाला कैरेक्टर. मैंने एक तरफ एक बच्ची को जन्म दिया है और दूसरी तरफ ऐसा पात्र परफ़ॉर्म कर रही हूँ, ऐसी माँ परफ़ॉर्म कर रही हूँ जो बहुत ही ड्राई, बहुत ही मतलब मतलब यहाँ पे मैं एज़ अ मॉम इमोशनल हूँ और वहाँ पे वो माँ एकदम ड्राई, एकदम अंदर उसके बहुत कुछ-कुछ भरा हुआ है। शी इज़ फुल ऑफ इमोशन। मनोज सर की जो मुझे मुझे लगता है कि सीखने लायक है ऑफ स्क्रीन जब भी आप उनसे बात करो ना, वो हमेशा पकड़-पकड़ के कोई-कोई एक्टर जिनकी याद निकालेंगे और वो उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। मी अजूनही म्हणजे मी सांगते, की जितू हा खूप वेगळा माणूस आहे. हा खूप वेगळ्या पद्धतीचा ॲक्टर आहे. हा इतका इन्सेन ॲक्टर आहे ना, अजूनही त्याला अजून खूप साऱ्या लोकांनी एक्सप्लोर करायचं राहून गेलंय. सई कपडे उत्तम कॅरी करते. ती फार छान पद्धतीने स्वतःला मला कधीच तिच्याकडे बघितल्यानंतर ऑड वाटलं नाही हं. किंवा काय वाटलं नाही. ती फार उत्तम कॅरी करते. इवन मिताली मयेकर, एक बार तो हमारी ही एक एक्टर थी मनवा, जो टिकट लेने के लिए गए तो उधर ऑडियंस ने बोल दिया कि हम लोग सुबह से लाइन में हैं। वी आर इन द लाइन सो दैट्स व्हाई शो इज़ हैपनिंग सो यू कांट डू दैट। उसके पहले मैंने अज्जी देखी हुई थी और मेरी नज़र नहीं हट रही थी इनके कैरेक्टर से। मतलब उनका प्रेज़ेंस इतना ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होता है जब वो आती हैं। इनका पूरा बॉडी लैंग्वेज जैसे वो आती हैं, मतलब अगर आपने अज्जी देखी है तो वो सीन जब वो आँगन में आकर ऐसे कपड़े सुखा रही हैं, वो देखकर मुझे भी लगा था कि यार ये ऐसी एनर्जी चाहिए। और हमने फ्रॉम डे वन हम बैठे गाड़ी में, मेरी गाड़ी थी और ताई बैठी मेरे बगल में, और हम जो घूमे मनीष नगर और सारे मार्केट में, हम लोग डे वन से हमारा वो एक खोज शुरू हो गई थी हमारी कि विदेशी और फूलो कर्मा की का क्या कैमराडरी रहेगा। नमस्कार, मी रसिका शिंदे. मुंबई तरुण भारतमध्ये तुमचं स्वागत. जोरम या नव्या हिंदी चित्रपटामध्ये मराठमोळ्या अभिनेत्रीने खरं तर मोठी कामगिरी केली आहे. एशियन फिल्म फेस्टिवलमध्ये जिला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला अशी स्मिता तांबे, आणि याच चित्रपटामध्ये एक उत्तम भूमिका साकारलेली अभिनेत्री म्हणजे मेघा माथुर आपल्यासोबत आहे. ताई, सगळ्यात आधी तुझं स्वागत आणि अभिनंदन पुरस्कारासाठी. कसा होता अनुभव, की जो कोरियन अभिनेत्रीसोबत तू शेअर केलायस तो अनुभव? पण एक कलाकार म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या कामाची पोचपावती आपल्याला मिळणं कसं होतं? सगळ्यात पहिल्यांदा सगळ्यांना हाय, नमस्कार. मी स्मिता तांबे द्विवेदी, तरुण भारतचे सगळे व्ह्यूअर्स सगळ्यांना हाय. आय होप तुमच्या सगळ्या तब्येती छान असतील. तुम्ही सगळे मस्त मजेत असाल. अ, कुठल्याही कलाकाराला, मग तो मराठी असो, कुठल्याही भागातला असो, त्यानं केलेलं काम, त्याची पोचपावती एखाद्या अवॉर्डमधनं मिळणं, हा त्याला हुरूप देणारा क्षण असतो. आपण चित्रपटांमध्ये किंवा कुठेही कलाकार म्हणून काम करत असतो. एकदम अस्थिर फील्ड आहे आपलं. हो. आपल्याला उद्याचा दिवस कसा आहे हे आपल्याला माहीत नाही. कालचा दिवस गेलेला जसा गेलेला आहे त्याचे सगळे परिणाम आपले वर्तमानावर असतात. सो एक रोलर कोस्टर राईडसारखं आयुष्य असतं एखाद्या कलाकाराचं. सो अशा पद्धतीचा जेव्हा अवॉर्ड मिळतो ना, तेव्हा त्याला एक वेगळ्या पद्धतीचं बळ मिळतं, हुरूप मिळतो, की ओह माय गॉड! आपल्या कामाला रिकग्निशन आहे. हं. आपल्या कामाला बघणारे डोळे आहेत. त्याला ॲप्रिशिएट करणारी बुद्धी आहे. त्याला ॲप्रिशिएट करणारे लोक आहेत. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ज्या ठिकाणी जोरम म्हणजे मागच्या वर्षामध्ये रॉटरडॅम और सिडनी. सिडनी
UK, लंडन. या डर्बन ऐसे बहुत बडे बडे फेस्टिवल्स में फेस्टिवल्समध्ये त्याचं सिलेक्शन झालं होतं आणि मेन कॉम्पिटिशनमध्ये म्हणजे भारतातली 20 वर्षानंतरची ही 20 वर्षामध्ये ही एक अशी फिल्म आहे की जी मेन कॉम्पिटिशनमध्ये जाते ती वा. स्क्रीनिंग फक्त होत नाही आहे तिकडे जाऊन मेन कॉम्पिटिशनमध्ये ती फिल्म कॉम्पिटिशनमध्ये आहे सो दिस इज व्हेरी बिग थिंग एकतर आपल्याला आपण ज्या भागामध्ये काम करतो तिकडनं मी मराठी मुलगी आहे पण मला झारखंडी बॅकग्राऊंडचा रोल मिळणं अशा पद्धतीचा रोल मिळणं आणि त्या फिल्मचं इतकं रेकग्नेशन आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अवॉर्ड जेव्हा मला बेस्ट ॲक्ट्रेस अवॉर्ड अनाऊन्स झाला होता ना तेव्हा आय एम टेलिंग यू मला ते जेव्हा आय एम स्मिता तांबे द्विवेदी फ्रॉम इंडिया असं म्हणताना इतका आनंद झाला होता बिकॉज कुठेतरी आतमध्ये होतं मला की आय वॉन्ट टू रिप्रेझेंट माय इंडिया आयुष्यामध्ये सो ते फिलिंग एक एक काय म्हणू ते ते आयुष्यभराची आठवण म्हणून राहणार आहे मुझे आपसे ये पूछना था कि आप इस फिल्म का पार्ट कैसे हुए एंड स्मिता दीदी के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसे था? मेरी इसके पहले मैंने एक फ़िल्म करी थी झीनी वीनी चदरिया. उस फ़िल्म को देखकर इस फ़िल्म के निर्देशक जो हैं देवाशीष मखीजा उन्होंने मुझे रीच आउट किया. उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं इस पात्र के लिए ऑडिशन करूं. तो वैसे मेरा ऑडिशन हुआ और फिर काफ़ी प्रोसेस हमने वर्कशॉप वगैरह किया. उसके बाद एक हल्की सी मुझ में भी हल्का सा एक एलिनेशन था इस कैरेक्टर को लेकर कि मुझे पता नहीं था कि क्या है कैसे अप्रोच करूं. तो हल्के से प्रेपरेशन के लिए फिर मैं अपना प्रोसेस मैंने शुरू किया. वैसे शुरू हुआ और उसके बाद फिर जब मैं वर्कशॉप के दिनों में मैं स्मिता दी से मिली उसके पहले मैंने अज्जी देखी हुई थी और मेरी नज़र नहीं हट रही थी इनके कैरेक्टर से. मतलब उनका प्रेजेंस इतना ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होता है जब वो आती हैं. इनका पूरा बॉडी लैंग्वेज जैसे वो आती हैं मतलब अगर आपने अज्जी देखी है तो वो सीन जब वो आंगन में आकर से कपड़े सुखा रही हैं वो देखकर मुझे लगा था कि यार ये ऐसी एनर्जी चाहिए. मतलब शी वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी. सो आई वाज और जब मुझे पता चला कि फूलो कर्मा का कैरेक्टर कौन कर रहे हैं स्मिता तांबे मैं कहा अरे अब आएगा कुछ मज़ा. बहुत मज़ा आया. और जैसे ही हम पहले दिन वर्कशॉप के वहाँ पे पहुँचे थे आई रिमेंबर प्रिसाइजली ताई मेरा कैरेक्टर अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा कैरेक्टर एक असिस्टेंट का है. एक एड प्ले करती हैं फूलो कर्मा की. विदेशी नाम होता है इसका. और हमने फ्रॉम डे 1 हम बैठे गाड़ी में. मेरी गाड़ी थी और ताई बैठी मेरे बगल में और हम जो घूमे मनीष नगर और सारे मार्केट में हम लोग डे 1 से हमारा वो एक खोज शुरू हो गई थी हमारी कि विदेशी और फूलो कर्मा की का क्या कैमराडरी रहेगा. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया काम करने में. बरं ताई तिकडे शूट जिथे होत होतं तू पुढच्या टॉपिककडे जाणार त्याच्या आत मला काही गोष्टी आहेत ज्या मला प्रकर्षाने सांगाव्याशा वाटतात. मेघा हिंदी आहे म्हणून मी हिंदीत बोलते. मेघा आय हॅव टू टेल वन थिंग टू यू इज दैट एट योर एज जिस एज में अभी मेघा है मैंने बहुत सारे एक्टर्स को इस तरह से पैशनेट होना अपने काम के लिए और इस प्रकार से डेडिकेशन में रहना और मैं खुद एक ऐसी एक्टर हूँ जो बिलीव करती है कि सिनेमा ये कोई 4-5 दिन की चलो आ गए हम 8 दिन पहले कुछ शुरू कर दिया हाँ चलो स्क्रिप्ट आ गई चलो सेट पे जाएंगे देखा जाएगा. मुझे नहीं लगता कि ये मीडियम इस प्रकार का मीडियम है. ये मीडियम एक अलग प्रकार का डेडिकेशन रिक्वायर्ड है इस मीडियम में काम करने के लिए बिकॉज ये 100 साल जीने वाला मीडियम है और उस स्क्वायर में क्या घट रहा है उसके लिए और जो घटने का अनुभव लोगों को देना है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है. मेघा का मैं ये कहूँगी कि व्हेन शी वाज मैं जब पहली बार मेघा को मिली तो जब मुझे पता चला कि ये विदेशी है तो मुझे जो पहले दिन से जो विदेशी का फीलिंग है यू विल नॉट बिलीव अब फिल्म ख़त्म होके हमारे तकरीबन 2 साल होने को आ गए हैं लेकिन टिल डेट माय रिलेशनशिप विथ हर एंड हर रिलेशनशिप विथ मी इज़ लाइक विदेशी ओनली. और मैं ये कहना चाहूँगी दिस इज़ मेघाज कॉन्ट्रीब्यूशन और देवाशीष का एक देवाशीष किसी भी पात्र को देवाशीष हमेशा 360 डिग्री से पात्र को देखता है. वो पात्र को देखता है फिल्म को भी 360 डिग्री से देखता है. अगर उसके स्क्वायर में अगर पत्ता भी आ रहा है ना तो उसका एक कुछ कारण है. अगर कोई पेड़ है ना उसका भी कुछ कारण है. उसका थॉट प्रोसेस है. वो अननेसेसरी चीज़ें नहीं करेगा. सो वो देव का एक कंट्रीब्यूशन है कि इस प्रकार के क्योंकि अगर विदेशी को आप
फूलो कर्मा से अलग कर दोगे ना, तो फूलो कर्मा का जो अभी जिसके लिए अप्रिसिएशन मिलता है, वो जो हायरार्की है, जो ऑरा है उसका, या जो एक हॉरर हॉन्टिंग जैसा एक जो फीलिंग आता है उस किरदार के ऊपर, वो इसके रिएक्शन की वजह से है. So this her reactions are very important in the film, and genuinely I'm telling you that her reactions are so important in the film, and we should know, हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है. हम इस प्रकार से काम नहीं कर सकते कि अरे चलो हम निकले हैं, हम काम करेंगे, हम नो. सिनेमा इज ऑल अबाउट टीम वर्क. आपके अगर फ्रेम में कोई ड्राइवर भी है ना गाड़ी चलाता हुआ, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और वो अपने लिए होता है. सो ऑल पीपल आर वर्किंग फॉर मी ओनली, और मैं भी खुद इंक्लूडिंग और कोई लोग जो मेघा के लिए काम कर रहे थे. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गिव एंड टेक है, जो एक अलग तरह का, जो इस तरह की फ़िल्में हैं, जो देवाशीष माखीजा ने ये जोराम डायरेक्ट की है, उसके पहले भी आजी की थी, उसके पहले भी भोसले फ़िल्म उसने डायरेक्ट की है. मुझे अच्छा लगता है कि इस प्रकार के मेकर्स अभी भी मतलब ये मेकर्स जो है ना, वो हम जैसे चेहरों को, हम जैसे इनको बहुत एक उत्साह देते हैं कि भाई आपके लिए एक जगह है इंडस्ट्री में. देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू, देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू. सो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें एक अलग तरह का डेडिकेशन एक्टर में चाहिए. आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस दैट शी वॉज माई विदेशी, एंड फूलो कर्मा कांट कम्प्लीट विदाउट विदेशी. बरं शूटिंग जिकडे झालं शूटिंग जिकडे झालं तर शूटिंग जिकडे झालं तिकडे जिजा होती सोबत. काय तो एक्सपिरियन्स कसा होता शूटिंगचा? हाँ, आर यू ओके? You're okay. Yes, good. So या सो जिज़ा के साथ एक तो सबसे पहली चीज़ है कि जिज़ा जब 1 महीने की भी नहीं थी, तब ये फ़िल्म मुझे अप्रोच हुई थी. इतना एकदम छोटू सा बेबी और यहाँ पे इतने ग्रेविटी से आने वाला कैरेक्टर. मैंने एक तरफ एक बच्ची को जन्म दिया है, और दूसरी तरफ ऐसा पात्र परफॉर्म कर रही हूँ, ऐसी माँ परफॉर्म कर रही हूँ जो बहुत ही ड्राई, बहुत ही मतलब मतलब यहाँ पे मैं एज अ मॉम इमोशनल हूँ, और वहाँ पे वो माँ एकदम ड्राई, एकदम अंदर उसके बहुत कुछ कुछ भरा हुआ है. शी इज़ फुल ऑफ इमोशन, जो मतलब जो बयान नहीं कर सकते. अगर फूलो कर्मा की जो मनोवस्था है, उस मनोवस्था में अगर आम जिंदगी में जीने वाला इंसान है, वो 8 दिन तक भी रहेगा ना, तो उसको ये दुनिया पागल करार दे देगी, पागल करार दे देगी. उसको बोलेगी कि ये विचित्र महिला है, या इसके साथ ना रहो. इस प्रकार के उसका उसका उस प्रकार का वो विचित्र कैरेक्टर है. तो मेरे लिए जिज़ा 1 महीने की, और ये इस प्रकार की फ़िल्म आई हुई है. इसका रीडिंग ज़ूम पे हुआ, शायद मेघा भी थी उस रीडिंग में थी, हम लोग सब थे उस रीडिंग में. तब मेरे लिए ऐसा हुआ था रीडिंग ख़त्म होने के बाद, माय गॉड मैं किस फ़िल्म का हिस्सा बनने जा रही हूँ. इसकी एक ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आई थी. और दूसरी चीज़ थी कि ये ज़िम्मेदारी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जब ज़ूम कॉल कट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद मैं ये कैसे करूँगी, बिकॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट. मेरा बेबी फीडिंग पे है और वो मेरी एक अलग इमोशनल कंडीशन, क्योंकि माँ की जो भी इमोशनल कंडीशन होती है, जब आप बेबी को फीड करते हो तो उसके ऊपर उसके मूड्स के इम्पैक्ट होते हैं. और यहाँ पे एक टोटली फूलो कर्मा का एक अलग मूड है. वो एक अलग मूड में, आप उसका मूड छोड़ ही नहीं सकते आप उसको. और वो वैसा नहीं है, वो स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला भी जोन नहीं है. उसमें आपको ठहरना पड़ेगा, उसमें उसके और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि देवाशीष लिखता ही उतने, देवाशीष ऐसे उसका क्राफ्ट होता है ना, जिसका अंत नहीं. आप जो उसको और ढूंढने जाओ, आपको और लेयरिंग्स मिलेंगे, और ढूंढने जाओ और लेयरिंग्स मिलेंगे. उसकी लिखावट इस प्रकार की है. तो आप सोचिए कि कैसे मैं करूँगी माँ के तौर पर. ये मेरे लिए बहुत ही मतलब एक बहुत ही एक प्रकार से डरावनी कि क्या ये मैं निभा पाऊँगी? क्या ये कर पाऊँगी? बट द मैन कैप्टन ऑफ द शिप देवाशीष हू गिव मी कॉन्फिडेंस, बॉस. वो उसे, और वो कॉन्फिडेंस वो बोलता नहीं है, उसने एक बार देख लिया तो मतलब समझ में आता है. बिकॉज़ अब 2 बार उसके साथ काम कर चुकी हूँ, तो अब है होता है ना, आप जब काम करते हो, आप एक
क्वालिटी टाइम, आई एम नॉट सेइंग क्वांटिटी टाइम, आप क्वालिटी टाइम किसी के साथ बिताते हो ना, तो आपके एक्सप्रेशंस, आपको बॉडी लैंग्वेज से आपको ज़रूरी नहीं होता है कि एक दूसरे से ज़्यादा बात करें, आपको समझ में आता है कि इसका मूड क्या है, अब क्या है, ऐसे करके। सो उसने एक जो प्रकार का कॉन्फिडेंस दिया, वो कॉन्फिडेंस लेके मैं उतरी हूँ, और दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज लिविंग कॉन्ट्रास्ट लाइफ इन अ वन स्पैन। वो पूरा जो 1 महीना था, मैं जिज़ा के पास आते ही से मेरे अंदर वो मातृत्व और मेरे सब कुछ, और जैसे मैं सेट पे जाती थी वो सब कुछ छोड़-छाड़ के मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ता था। तो ये 2 मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ थे शायद, जो मैं एक स्मिता उस समय पे 1 महीने के लिए परफ़ॉर्म कर रही थी। और फूलो कर्मा की बहुत सारी चीज़ें जो है, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है, वो तो हमेशा हर किरदार का एक्टर अपने साथ लाइफ़ टाइम के लिए लेके जाता है। वो मेरा सिक्रेट है, वो मैं नहीं बताऊँगी। बरं ताई, माझा हा पुढचा प्रश्न असा होता की तू लोकसाहित्य आणि समाज ह्याच्यामध्ये तू पी-एच-डी देखील केली आहेस. केली नाहीये पूर्ण, अच्छा. करत होते मी, आणि माझा थिसिस मी म्हणजे पूर्ण करू शकले नाही अशासाठी, कारण की मी कामाला लागले होते हं. आणि माझ्याकडे खूप भरधाव वेगाने काम येत होतं, आणि मला असं वाटत होतं की मी इनजस्टिस करणार आहे, पण मागचे अजून 3-4 महिने माझ्या डोक्यामध्ये हा विचार घोळत होते की मला आता ते कंप्लीट करायचंय. सो आय डोंट नो, यू नेव्हर नो, तुला थोडे दिवसात न्यूज येईल की आय कंप्लीटेड माय नक्की. बी. तर माझा प्रश्न असा होता, की कुठेतरी तुला असं वाटतं का, की गेली अनेक वर्ष तू मराठीत, हिंदीत नाटक, मालिका आणि चित्रपटांमध्ये काम करतेस. तर मराठी साहित्यावर आधारित काही कलाकृती किंवा त्याला अनुसरून असे काही अनेक चित्रपट यावे. जसं दाक्षिणात्य चित्रपट हे फार रूटेड असतात. तसे मराठी चित्रपटाकडे पण आपल्याकडे ती संस्कृती, आपले आपले खूप विषय आहेत, की ज्याच्या जोरावरती खूप चांगले चित्रपट होऊ शकतात. तर त्याच्याकडे पण त्याचा विचार करावा असं तुला वाटतं का? असावा वन ऑफ द पार्ट. हे बघ, सिनेमा हे खूप वेगळं मीडियम आहे. फक्त साहित्यावर किंवा लिटरेचरवर मला असं वाटतं की देअर इज लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल. मी म्हणते फक्त मराठी सिनेमा नाही, मी म्हणते हिंदी सिनेमा हं. सुद्धा. अशा पद्धतीच्या लिटरेचरवर येणारे सिनेमे असतात, त्याच्यामध्ये तुमचा एक बेस असतो. लिटरेचर हे समाजाच्या परस्पर पूरक चालणाऱ्या हं. गोष्टी असतात. समाजात घडत असलेल्या गोष्टींचं कुठेतरी ते परिवर्तन आहे, किंवा एक वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचं रिफ्लेक्शन आहे. परिवर्तन हा चुकीचा शब्द आहे. रिफ्लेक्शन आहे ते वेगळ्या पद्धतीचं. त्यामुळे त्यातला एक बेस असतो. जशी जोगवा फिल्म होती, हं. किंवा पांगिरा फिल्म होती, किंवा आपण कितीतरी असं लिटरेचर आपल्याकडे अवेलेबल आहे, ज्याच्यावरनं खूप साऱ्या फिल्म्स निघालेल्या आहेत. तर त्याला ना एक बेस असतो. त्यामुळे ऑलरेडी एक अर्ध्याच्या वर काम झालेलं असतं, आणि 2 लेखकांच्या चाळणीतनं चाळून तो हं. निघालेला ती क्रिएटिव्हिटी असते. सो दॅट इज ऑल्वेज ब्युटिफुल. पण मला असं वाटतं की, म्हणजे मला असं वाटतं की खूप वेगवेगळ्या विषयांना घेऊन, वेगवेगळ्या पात्रांना घेऊन, वेगवेगळ्या ह्युमन सायकॉलॉजीला घेऊन हं. सिनेमे अजून, मला असं वाटतं की अजून एक्सप्लोरेशनला खूप जागा आहे, अँड वी हॅव टू फिल दॅट ब्लँक्स. मेघा, आपके पास आती हूँ। आपका एक्टिंग का करियर कैसे शुरू हुआ और दिल्ली से मुंबई का जो आपका जर्नी था कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे था? मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ और तो हाँ, आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें बोल देता है कि इंजीनियर के बारे में हमारे पास बहुत टाइम होता है एक्सप्लोर करने के लिए कि करना क्या है। 4 साल, उन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ किया, थिएटर किया, फैशन, रैंप वॉक वगैरह, और क्लास में जाती नहीं थी, तो घर वालों को समझ में आ गया कि ये शायद वहाँ की नहीं है ये इसको कुछ कुछ और ही करना है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर भी मुझे कॉम्पनसेशन में मुझे मिल जाता था एडमिट कार्ड। तो ऐसे करके मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं किया कुछ काम करने का, जॉब्स मिले एंड काम वाम किया, बट फिर एक्टिंग का कुछ कीड़ा था। तो मेरे डैड को पता था कि वो मुझे बचपन से बहुत फोर्स करते थे कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम में तुमको कुछ करना चाहिए। तो मैंने उनसे बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो ही वॉज़ द फर्स्ट वन। उन्होंने पहले पहले ही मुझे बोल दिया कि तो क्या ज़रूरत है जॉब करने की, छोड़ दो। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब जनरली आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि शायद वो कहेंगे कि हाँ, कुछ बीच का रास्ता देख लेते हैं, कुछ कभी हॉबी है, कुछ और कर लेना। बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि मतलब मैंने कोर्स तो किया ही किया, एक्टिंग कोर्स किया श्रीराम सेंटर से, और वहाँ से एक साल की रेपेट्री भी करी। लेकिन मेरी रेपेट्री करते-करते ही उन्होंने मेरी टिकट्स बुक कर दी कि तुम मुंबई जा रही हो। और मैंने कहा कि मुझे अभी तो मतलब दिवाली आ रही है, अभी तो रुक जाइए।
तो कहते हैं कि हाँ सही बोल रही हो, दिवाली आ रही है, फिर न्यू ईयर आएगा, अरे फिर तो होली भी आ जाएगी, तो एक काम करते हैं अगली साल दिवाली के बाद चलते हैं, अरे फिर तो रहने ही दो। मतलब ही वॉज बीइंग सो sarcastic कि तुमको इनिशिएटिव लेना चाहिए और मैं ले रहा हूँ, उसके लिए यू नॉट बीइंग ग्रेटफुल। That's so great. Yeah, Yeah. that's so beautiful. इट इज़ वेरी यूनिक। मतलब मैं जिसको बताती हूँ वो बिल्कुल ऐसे गदगद हो जाते हैं कि इतना सपोर्ट पेरेंट्स से आना इज़ आई दैट वे आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेरे लिए बहुत ईजी रहा यहाँ पर आना, और 5 साल जो मैंने स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, आई वॉज लुकिंग फॉर वर्क, तो मेरे पेरेंट्स का फॅमिली का बहुत सपोर्ट रहा है इसके लिए। तो ताई, तुझ्या प्रवासाबद्दल काय सांगशील? यार मी इतके वेळा माझ्या प्रवासाबद्दल आता वाच न्यू मी प्रवासाबद्दल माझ्या मते मी खूप इंटरव्ह्यूजमध्ये बोलून झालेलं आहे. मी काहीतरी वेगळं बोलते. मी ना माझं आयुष्य किंवा मी जेव्हा या फील्डमध्ये आली आहे ना, त्या फील्डपासून माझं ना आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन प्रचंड बदलला गेलेला आहे. इनिशियल स्टेजला मी जेव्हा या इंडस्ट्रीमध्ये आले, आय वॉज सो रॉ. त्यामुळे मला काहीतरी शिकण्याची जिद्द होती. मला काहीतरी हे काय असतं, अभिनय म्हणजे नेमकं काय असतं? ज्या मुलीला पाठांतर आपल्याला येतं आणि आपल्याला वाक्य बोलता येतात, झालं की आपल्याला काम. इथपासून ज्या मुलीचा प्रवास सुरू झालेला आहे. जस्ट इमॅजिन काय-काय गोष्टींमधनं मी गेले आणि पुढे कशा पद्धतीने मी घडले असेन. कारण की खूप कमी अधिक कटू, वाईट, छान असे सगळे प्रसंग माझ्या वाट्याला आले, जे नॉर्मली खूप साऱ्या ॲक्टर्सच्या वाट्याला येतात आणि घडतात. तर मला कायम असं वाटतं, की जर तुम्हाला ॲक्टर बनायचं असेल ना आयुष्यामध्ये, तर तुम्हाला तुमचं पुस्तक लिहिता आलं पाहिजे. आणि त्याची प्रस्तावना आहे ना, ती फार महत्त्वाची आहे. तुम्हाला ज्या क्षणाला तुमचं पुस्तक लिहिता येईल, म्हणजे तुमच्या आयुष्यात घडलेल्या गोष्टी तुम्हाला परत रिकॉल करून व्यवस्थित मांडता येत आहेत ना, तर मग तुमचं जे पुढचं जे चाक असतं ना, पुढे जे तुम्ही चालत असता, ते सगळं व्यवस्थित चालत असतं. हे इतकं अस्थिर फील्ड आहे. या फील्डची ब्युटी आहे ती ॲक्चुअली, आणि जी आयुष्याची ब्युटी आहे. सो तुमचा जर स्पिरिच्युअल जर्नी तुमची जर नसेल ना, तर तुम्हाला ॲक्टर म्हणून काम करताना तुम्ही फार इमोशनली वाहत जाल, नाहीतर एकदम वृक्ष व्हाल. या 2 गोष्टी तुमच्या बाबतीत होतील. तुम्ही परफॉर्म करत राहाल, तुम्ही परफॉर्मर राहाल. पण परफॉर्मर आणि ॲक्टर याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. खूप फरक आहे. आणि ते अंतर म्हणजे कधी ॲक्टरचा परफॉर्मर होतो आणि कधी परफॉर्मरचा ॲक्टर होतो ना, ते त्याला कळत नाही. आणि तो प्रवास जो आहे ना, तो फक्त तुमची सद्सद्विवेक बुद्धी, तुमची कशी विचार करण्याची पद्धत आहे, तुम्ही कसे आयुष्याकडे बघता, ह्याच्यावर पूर्णपणे अवलंबून आहे. सो मला असं वाटतं, की रॅदर दॅन हाऊ आय एम ट्रॅव्हल, मी कुठून आले, मी कुठे काय केले, याच्यापेक्षा जास्त मी जेव्हा माझ्या प्रवासाकडे बघते ना, तेव्हा मी असंच म्हणते, की मला मला कळलं बॉस, की त्याचं कव्हर फाटलेलं असू देत, नाहीतर त्याचं कव्हर छान खाकी असू देत, पण माझं एक छान नीटसं पुस्तक असावं आणि त्याचा मजकूर मी लिहिलेला असावा. आय शुड रिकलेक्ट. मला माझ्या गोष्टी रिकलेक्ट करता आल्या पाहिजेत, त्या नीट मांडता आल्या पाहिजेत, आणि मला माझ्या भविष्याचा, वर्तमानात जे काही घडतंय त्याचा एक खूप छान विचार करता आला पाहिजे. इफ आय एम नॉट लिव्हिंग दिस मुवमेंट ना, देन आई कांट एन्जॉय माय फ्युचर, अँड मग मैं मेरे पास्ट का भी रिस्पेक्ट नहीं करूँगी. सो यू हैव टू लिव इन द मोमेंट. इफ एक्टर अगर सीख लेना ये चीज़, तो दिस इज द बेस्ट थिंग. That's what we do on the screen also. I Yeah, mean, yeah. the idea is to be living completely truthfully in the moment. या आणि त्याच्यातूनच ते जेव्हा जगता तेव्हा तो अभिनय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतो असं वाटतं. हो, अभिनय हे बघ, पोहोचणं ही खूप एक वेगळी गोष्ट आहे. अभी तो मैं मतलब हम लोग अभी उसी स्थिति में है, तो पहुंचना मतलब ऐसे होता है कि एक दुल्हन आपने मार्केट में निकाली है और आपने इसमें ये सेल्स वैल्यू है, ये है, ये है, वो है. वो एक अलग टेंजेंट हो गया. मुद्दा क्या है, आपके दुल्हन का सोल क्या है, उसके अंदर गुण कौन से हैं, और आप पहले दुल्हन हो गया. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. यू हैव टू फर्स्ट हर एक पात्र का जो ह्यूमन इसेंस होता है ना, वो ह्यूमन इसेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है. और वो इसेंस जानने के लिए आपको बहुत ट्रूथफुलनेस से,
बहुत ट्रूथफुल, खुद को मार के मरोड़ के कुरीद के आपको एक अच्छा आपके अंदर का जो पात्र का जो लेयरिंग है या उस पात्र के जाने का जो जर्नी है वो बहुत ट्रूथफुलनेस से ट्रैवल करना पड़ता है। एंड आई थिंक कि वो जब प्रक्रिया बहुत सच्चाई से पार हो जाती है ना, तो आपका कोई भी पात्र हो, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिल्म में, चाहे आप खड़े हो, लेकिन आपका खड़े होना भी कुछ मायने देगा। दैट्स वेरी ताई, प्रत्येक कलाकाराचं नाटक हे एक वेगळंच प्रेम असतं. तुझ्या आयुष्यात देखील तसंच आहे. हमीदाबाईची कोठी हे जे नाटक होतं, विषय फार वेगळा होता. अतिशय सुंदर, म्हणजे विषय असा होता, पण तो मांडला फार सुंदररित्या. तर त्यावेळेस जेव्हा हे नाटक सादर होत होतं, रसिक प्रेक्षक यायचे, तर काही किस्से होते का? म्हणजे लोकांनी तो विषय कशा पद्धतीने एक्सेप्ट केलेला आणि काही तुला त्याच्या प्रतिक्रिया तुम्हाला येत होत्या का? किंवा काही लक्षात राहण्यासारखा किस्सा किंवा कोणाची प्रतिक्रिया? किंवा कसं घेतलं त्यांनी ते नाटक, तो विषय? हमीदाबाईच्या कोठी नाटकात तुझा हात दुखतो का, मी नाही, पकडू का? नाही, नाही, हां, नाही, ठीक नाही. आहे, ओके. हमीदाबाईची कोठी हे नाटक चंद्रकांत कुलकर्णी दिग्दर्शक. मला असं वाटतं की मी जी काही ॲक्टर म्हणून आहे ना, ती राजीव पाटील, चंद्रकांत कुलकर्णी, अमोल पालेकर, हेमंत देवधर, जे इनिशियली अगदी पहिली सीरियल मी त्यांच्याबरोबर केली होती. आणि नानाविध डिरेक्टर, देवाशिष मखिजा असेल हिंदीतला, रोहित सिप्पी असेल किंवा मराठीतले कित्येक दिग्दर्शक असतील, ज्यांच्यामुळे जालिंदर कुंभार, ज्याने किट्टी नावाचं पात्र मी परफॉर्म केलं, त्यानेही एक वेगळाच कॉन्फिडन्स मला दिला होता. सचिन देव असेल, ज्याची कॅन्डल मार्च मी केली होती. अतुल जगदाळे असेल. आय एम सॉरी मी जर कोणाची नावं घेत नाही आहे. ज्याच्यामध्ये जी सिनेमे माझ्या आयुष्यामध्ये फार ठसा उमटून गेले, ज्या पात्रांनी मला खूप काही दिलं, असे हे सगळे सिनेमे आहेत आणि ह्यांच्यामध्ये या दिग्दर्शकांचं खूप मोठं कॉन्ट्रिब्युशन आहे. मला नाटकामध्ये मी जेव्हा काम करत होते, मी तुला पहिल्यांदाच सांगितलं, मला नाटकात काय, सिनेमात काय आणि सीरियलमध्ये काय, मला कुठेच काम करता यायचं नाही. मला फक्त वाक्य बोलता यायची आणि माझ्या आतमध्ये जिद्द होती. जे मी सांगेन की जी मी कोणाला, माझ्या आतमध्ये जिद्द होती की मला फक्त एवढं कळलं होतं पहिल्या कामापासून की मला चांगलं काम करायचं आहे. मला कधी हे प्रश्न पडले नव्हते की अरे बापरे, मला काम मिळणार आहे का, हे कसं होणार आहे, ते कसं होणार आहे. मला हे प्रश्न अजूनही पडत नाहीत. मला असं वाटतं की तो प्रवास आहे, तो सगळं मिळणार, ते सगळं होणार. पण माझे को ॲक्टर, माझे उत्तम डिरेक्टर आणि मी चांगल्या संगतीत राहावे, मला सत्संगती मिळावी, अशा सगळ्या लोकांमध्ये राहावं, ज्यांच्यामध्ये मी ग्रूम होऊ करायला शकेन, मला पॉसिबिलिटी असतील, माझ्यामध्ये निर्माण होतील. म्हणून माझ्या रूममेट्ससुद्धा फार उत्तम होत्या बघ. मधुगंधा कुलकर्णी असेल, मिताली असेल, केतकी असेल, स्नेहा असेल, सगळ्या रूममेट्ससुद्धा माझ्या, तू आज बघशील, अत्यंत उत्तम रूममेट्स होत्या त्या. आज सगळ्या व्यवस्थित सगळीकडे कामं करतात. वी आर व्हेरी सिन्सिअर ॲट होम. आम्ही अशा यंग मुली राहतोय वगैरे नाही, आमच्या चर्चा पण फार सिन्सिअर, फार कामाविषयी आणि अशा सगळ्या ऑर्गॅनिक असायच्या. हमीदाबाईची कोठी हे नाटक करत असताना तुझ्या प्रश्नावर परत येते. माझा एक अनुभव जर त्या ह्याच्यातला सांगतील, एक तर सगळ्यात पहिल्यांदा कि ऐसे हुआ था मेरा कि हमीदाबाई कोठी सुनील बर्वे ने कुछ नाटक ऐसे उठाए थे और उनके लिमिटेड शोज लगाए थे, और नाटक के शो के टिकट खरीदने के लिए लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगते थे. 5 o'clock in the morning we saw this, like, और हम ऐसे पेपर में छप के फोटो आते थे. एक बार तो हमारी ही एक एक्टर थी मनवा, जो टिकट लेने के लिए गए, तो उधर ऑडियंस ने बोल दिया कि हम लोग सुबह से लाइन में हैं, वी आर इन द लाइन, सो दैट्स व्हाई शो इज हैपनिंग, सो यू कांट डू दैट, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन. तो वो मैं पहली बार देख रही थी कि माय गॉड, ऑडियंस एक कुछ ऐसा देखने के लिए इतनी देर से लाइन में खड़ा है, तो मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है. दिस वॉज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. और दूसरी चीज़ है उसके अंदर के कलाकार, नीना ताई, सब कुछ, मनवा है, सब लोग बहुत बेहतरीन थे, लेकिन जीतू के साथ काम करने का मेरा एक्सपिरियंस बहुत अलग था. जीतू इज़ अ व्हेरी डिफरंट पर्सन, जीतू जोशी. म्हणजे मी अजूनही आय फेल्ट इमोशनल की मी त्यावेळी त्याच्याबरोबरचा काळ जो आहे ना, तो मला तितका क्वालिटी टाईम मला त्याच्याबरोबर स्पेंड करता नाही आला. आम्ही खूप भांडायचो, आमचे सारखे आर्ग्युमेंट व्हायचे. सीन्सवर असतील, ह्याच्यावर, त्याच्यावर, सगळे आर्ग्युमेंट व्हायचे आणि हम बहुत झगड़ा करते थे जीतू जोशी और मैं, भयंकर झगड़ा होता था. लेकिन जब ज़ीरो का शो हुआ, मतलब चंदू सर परेशान हो जाते थे ऐसे कि माय गॉड क्या है. लेकिन जब 0 नंबर का शो हुआ ना,
He was in love with me, I was in love with him. This is what the beauty of a play. ये ब्युटी है प्ले की. और मी अजूनही म्हणजे मी सांगते की जितू हा खूप वेगळा माणूस आहे. हा खूप वेगळ्या पद्धतीचा ॲक्टर आहे. हा इतका इन्सेन ॲक्टर आहे ना, अजूनही त्याला अजून खूप साऱ्या लोकांनी एक्सप्लोर करायचं राहून गेलंय. त्याच्या जो वैयक्तिक आयुष्यामधला तुम्हाला तो बोलताना तो तुम्हाला कुठेतरी, पण तो खूप विद्वान आहे. त्यामुळे त्याच्या आतमध्ये तो तो फार वेगळ्या अँगलने गोष्टींकडे बघतो आणि जे खूप ब्युटिफुल आहे जितूचं. सो मला ती एक, मला असं वाटतं हमीदाबाईची कोठीमधला चंदू सर असतील किंवा काय असतील, यांचे अजूनही आमचे तसेच असोसिएशन आहे, तसंच घट्टपणा आहे. पण जितू बरोबरचा हा जो एक्सपिरियन्स आहे आणि त्या दिवसापासून आज तागायत कसं असतं देवाचं, उसके बाद से अब तक हमने साथ में काम नहीं किया है. हमने तुकाराम में काम किया था बट इट वॉज नॉट हमीदाबाई की कोठी में. हम लोगों ने एकदम ऐसे वाला काम किया है. एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे दैट आई वांट टू वर्क विथ जीतू, जहाँ पे मैं उसके पागलपन, वो जो एक उसका एक एब्सर्ड होना है ना, उसको मैं समझ सकूंगी. और नाउ आई कैन रिएक्ट टू हिम. यू नो, सो दैट्स द ब्यूटी. एंड नो नो, दैट्स द ब्यूटी. एंड और जीतू का ऐसा है की वो ना एक बहुत ही अलग इंसान है. उसका प्यार करने का तरीका बहुत खूप वेगळ्या पद्धतीने प्रेम करतो तो. खूप वेगळ्या पद्धतीने प्रेम करतो. सो मला काय म्हणू ते, मला असं वाटतं की हे जे काही ॲक्टर्स आहेत ना, यू नो, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एका फळीमध्ये अशा पद्धतीचे वैविध्यपूर्ण माणसं, अशी कलरफुल माणसं असणं. बिकॉज एक जनरेशन जेव्हा पुढे जाते आणि पुढची जनरेशन आहे, तेव्हा आपण ऐकलं ह्यांनी असं काम केलं, त्यांनी तसं काम केलं, त्यांचं ते नाटक असं होतं, उनके वो सिनेमा में, वो फिल्म में. भाई हमारे बारे में कब बातें होंगी? तो then we required such kind of team. ऐसी एक जनरेशन लगती है कि जब हमारे बारे में बातें होगी, ओ माय गॉड, उसका वो काम देखो. यू नो, मैं बिल्कुल शर्माऊंगी नहीं और बिल्कुल ऐसे नहीं. भाई करना है काम, ऐसे ही नहीं करना है यार. अच्छा काम करना है जिसको लोग याद रखे यार, नहीं तो क्या काम करने का फायदा. बरं, एक असा प्रश्न होता की मराठी कॉन्टेंट, बोल्ड कॉन्टेंटकडे प्रेक्षक तर एक्सेप्ट करतात, पण त्याच म्हणजे एक मेंटॅलिटी असते ना की चित्रपटात ती नायिका ही साडी नेसलेली हवी किंवा तो एक सोज्वळपणा हवा, मराठीपणा हवा. अजूनही एक काही ती मेंटॅलिटी आहे लोकांची. पण कॉन्टेंट वाईज जरी बोल्ड कॉन्टेंट एक्सेप्ट केला असला तरी पण अभिनेत्रींनी बोल्ड फोटोशूट केलं किंवा बिकनी घातली तर अजूनही प्रेक्षक ट्रोल करतात. तर या सगळ्याकडे कसं पाहतेस? मुळात म्हणजे व्हॉट आय फेल्ट, हां, हे अत्यंत माझं अत्यंत वैयक्तिक मत आहे. मला, मी फक्त सिनेमातलं सांगू शकते तुला फार प्रकर्षाने. सिनेमामध्ये तुमचं शरीर कसं आहे, तुमच्या पात्राने काय कपडे घातलेले आहेत, तुमचं वागणं कसं आहे त्या सिनेमामध्ये, हा सगळा एक 25% भाग असतो. 75% भाग ना, ते तुमच्या पात्राचा सोल, तुमच्या पात्राचा आत्मा काय. आणि तो पात्राचा आत्मा जो आहे ना, तो लिखाणापासून तयार होतो. सो ज्याच्यामध्ये सोल नसेल ना, त्याच्यामध्ये 75% भाग जर मिसिंग असेल ना, तर 25% भागाच्या अपीअरन्सवर ॲप्रिसिएशन तितकं मिळणं मुश्किल होतं. जे नॉर्मली की एखादी नटी आहे किंवा एखादा नट आहे, तो किती छान दिसतोय, अरे बापरे तो हा आहे, ही जी क्रेज आहे ना, ती पहिल्या 15 मिनिटामध्ये संपून जाते. अच्छा बरं, असं आहे का हे पात्र, असं दिसतं का, बरं असा चष्मा आहे का त्याचा, असे कपडे आहेत का, या ऑफिसमध्ये जातो का, अच्छा ही बायको आहे का त्याची, हे आई वडील आहेत का त्याचे, हा प्रॉब्लेम आहे का त्याचा. 15 मिनिटं संपतात. 15 मिनिटानंतर खऱ्या अर्थानं सुरू होतो, तो होल्ड सुरू होतो, की ते पात्र काय म्हणतंय आणि त्याचा कशा पद्धतीने होल्ड आहे, त्याची कशी रिलेटेबिलिटी आहे. रिलेटेबिलिटी वगैरे या सगळ्या गोष्टी अर्थात स्क्रीन प्ले वगैरे ठरवतं. पण नंतर मग त्याच्या खरेपणापर्यंत राहणं, त्याची रिलेटेबिलिटी वाटणं, अरे ह्याचं काहीतरी माझ्यात आहे यार. आणि मग ऑडियन्स, अरे बापरे ह्याचं काय होणार आहे बघू, आणि खिळून राहणं. ही जी एंगेजमेंट आहे ना, ही एंगेजमेंट त्या सोलने होते, त्या आत्म्याने होते. आणि आत्मविरहित कुठलंही काम असो ना, ते कधीही वर्क होत नाही. पण ज्याच्यामध्ये आत्मा आहे ना, मग ते पात्र नागडं जरी सिनेमामध्ये उभं असेल ना, ते लोकांना कधीच वाटणार नाही. यू हॅव टू सी रीडर फिल्म. तू जर रीडर फिल्म बघितली आहेस, रीडर फिल्म, इट्स व्हेरी ब्युटिफुल फिल्म.
टाइटैनिक की वो एक्ट्रेस जिसका नाम क्या है, यस, केट विंसलेट की ये फिल्म है और छोटे बच्चे की कहानी है. यू हैव टू वॉच दिस फिल्म, यू हैव टू वॉच दिस फिल्म. आपको बिल्कुल भी वो फिल्म विभत्स से नहीं लगेगी, बिल्कुल भी आपको और नहीं लगेगी, क्योंकि पात्र का जो सोल है ना, उसकी जो डेप्थ है, उसके अंदर का जो कहना है ना, वही दर्शकों को नज़र आता है. सी, और दूसरी चीज़ है जो ऑफ स्क्रीन होने वाला कपड़ों का जो भी ट्रोलिंग होता है या कुछ होता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी का वो इंडिविजुअल चॉइस होता है, जिसमें जो कंफर्टेबल दिखे, जो वो कंफर्टेबली कैरी कर पाए. हाँ, लेकिन जिसने वो पहना है और वो कंफर्टेबली कैरी नहीं कर पा रहा है ना, वो भी लोगों के तुरंत समझ में आता है. दैट्स व्हेरी इंपॉर्टंट. म्हणजे मैं आई हैव टू टेक वन नेम ओवर हियर, इज दैट सई. सई कपडे उत्तम कॅरी करते. ती फार छान पद्धतीने स्वतःला, मला कधीच तिच्याकडे बघितल्यानंतर ऑड वाटलं नाही किंवा काय वाटलं नाही. ती फार उत्तम कॅरी करते. इवन मिताली मयेकर सुद्धा, मी तिला झीच्या एकदा अवॉर्ड शोमध्ये तिने एक ब्लॅक कलरचा एक अत्यंत लो नेकचा एक अत्यंत सुंदर गाऊन घातला होता. अँड शी वॉज कॅरिंग इट सो ब्युटिफुल, शी वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल इन इट, आणि ती ब्युटिफुल वापरत होती. मग ते लोकांना कधीच ऑड वाटणार नाही. ते थॉट प्रोसेस जर तुमच्या आतमध्ये असेल ना, की यू आर कॉन्शियस, मी हे कॅरी करू शकत नाही. मी जेव्हा करत होते तेव्हा करत होते. आत्ता मी ते कॅरी करू शकत नाही. मग आत्ता मी माझ्या ह्याला कॅरी करू शकते, ते सुंदर ब्युटिफुल दिसणार. मग मी एखादी मुलगी बिकिनी घालून जरी समोर आली, एखादी मुलगी अत्यंत सुंदर, अत्यंत लीलया वावरणारा गाऊन जरी घालून आली, पण मी जर साडीमध्ये कम्फर्टेबल असेल ना, तर माझी साडीच वर्क होणार. दॅट आय एम कॉन्फिडंट अबाउट इट. बरं, पुन्हा चित्रपटाकडे येऊया. जोरम मूवी में मनोज सर के साथ काम करने का मौका मिला है. हाउ वाज दोघींचा पण एक्सपिरियन्स? मेरे सीन्स ज़्यादा थे नहीं उनके साथ, एक सीन किया था मैंने उनके साथ, पर वो अपनी चीज़ों को, अपने कैरेक्टर को लेके काफ़ी प्रिपेयर्ड थे उस वक़्त, तो अच्छा रहा. उससे ज़्यादा मुझे, मतलब मैं तो काफ़ी स्टार स्ट्रक हो गई थी उस वक़्त. स्मिता दी एक तरफ, ऊपर से मनोज सर एक तरफ, और इन लोगों के बीच में मैं ऐसी होती थी कि मतलब मैं ऑब्ज़र्व कर रही होती थी. देयर वाज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम देम. तो सर ने, मनोज सर ने एक बार हमको बुलाया था, अपने पास इनवाइट किया था, और मटन उन्होंने बनाया था, और हम दोनों, आउटस्टैंडिंग कुक, ही इज़ एन बहुत ही अद्भुत मटन बनाते हैं, बहुत अद्भुत मटन बनाते हैं. तो वो एक्सपीरियंस, उस मटन खिलाने के बाद, मतलब हमने तो खाया नहीं क्योंकि हम तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन उसके बाद हमारी जो बातें हुई, तो उससे मुझे समझ में आया कि उस इंसान में एरोगेंस नहीं था. मतलब एरोगेंस नहीं है जितना मुझे समझ में आया. और बहुत ही हमारे लेवल पर आकर मुझसे, मैं बिल्कुल अभी नई आई हूँ, मैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी मुझसे ऐसे इतने स्वीटली ट्रीट करने की, बट ही इज़ जस्ट दैट पर्सन. सो ही इज़ वेरी स्वीट टू बी विथ. और वो बुलाते हैं अपने छोटे छोटे एक्टर्स जो भी हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बुलाकर उनको इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी देखकर, और मैं बहुत, मतलब ही अगेन बिकेम एन इंस्पिरेशन कि आई वांट टू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ बिकम अ पर्सन एंड नॉन जजमेंटल, नॉन एरोगेंट काइंड्स. तो वो चीज़, मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी ओवरवेलमिंग था. मनोज सर के साथ एक बहुत ही क्या बोलूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. मैं उनके शूल की फ़ैन हूँ बहुत ज़्यादा. शूल जब फिल्म आई थी तब मैंने कहा था, ओ माय गॉड, मतलब मेरी माँ ने तो मतलब मुझे डंडे लगा दिए थे. मैंने कहा, यार पति हो तो ऐसा. मैंने कहा, बेटा क्या तुम्हें क्या हो क्या गया है, ये कौन सा मतलब ऐसा तुम मांग रही हो, देखो पति सुसाइड कर लिया उस पत्नी ने ऐसे करके. मैंने कहा फिर भी उसके बावजूद एक पात्र जो प्रिंसिपल पे जिस तरीके से डटा हुआ है, उसका जो डेडिकेशन है काम के प्रति, सो आई वॉज नॉट अवेयर कि आगे जाके मैं भी काम में इतनी पैशनेट होने वाली हूँ. अपने इसका पता नहीं रहता ना क्या अट्रैक्ट करे, बट जिस प्रकार के किरदार उन्होंने परफॉर्म किए हैं, दैट्स सो, वो इतने मतलब अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं, और वो सक्सेसफुल रहे हैं इतने नंबर ऑफ फिल्म्स करने के बावजूद भी. वो छाप छोड़ जाता है. मतलब मैं कहती हूँ कि साल भर में आप इतनी फिल्में करते हो जो फिल्में बहुत अलग तरह का मानसिक तौर पे डेडिकेशन रिक्वायर्ड
है उसमें, आप कैसे ये निभा पाते हो? क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, आप नहीं तो पात्र एक जैसे आप करने लगोगे ना, लेकिन आप एक तरफ अलीगढ़ में एक तरह का पात्र कर रहे हो, भोसले में एक तरफ है, फिर आप जोरम में एक तरफ है, फिर फैमिली मैन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट नागालैंड, वहाँ पे आप एक फिर स्पेशल 26 तो और एक मतलब एक नागालैंड। तो वो जो चीज़ें हैं कि भाई ये कैसे करते हैं, तो उसका एक चीज़ है जो मुझे मनोज सर की, जो मुझे मुझे लगता है कि सीखने लायक है। ऑफ स्क्रीन जब भी आप उनसे बात करो ना, वो हमेशा पकड़ पकड़ के कोई कोई एक्टर जिनकी याद निकालेंगे और वो उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। He always appreciate actors. He always appreciate actors, which is the great thing. We have to learn out of it. मतलब कि आप क्या करते हो, और वो एक तो किसी एक्टर की या किसी घटनाओं की कि ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, ये बात करते हैं, नहीं तो फिर वो खाने की बात करते हैं। और वो खाने की बात करते हैं और मैं देखती हूँ इनका खाना जाता कहाँ है। तो इनको नहीं, उनको खाने का नहीं, उनको बनाने का शौक है। हाँ, मतलब जस्ट इमेजिन जोरम के समय पे इतना हेक्टिक शूटिंग, हम मतलब हम एक दिन का शूट कंप्लीट करके अगर दूसरे दिन पे सही मनोवस्था में सेट पे पहुंचे हैं तो हम सेलिब्रेट करते थे, ओ वाओ आवर एनर्जी लेवल्स आर गुड। एंड विद दैट वो 3:30 बजे उठ के रन कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि उनका पात्र रिक्वायर, उसके पात्र की रिक्वायरमेंट है, पूरी फिल्म में भाग रहे हैं वो, पूरा बॉडी लैंग्वेज पे वो खेले हैं इस फिल्म में। तो वो भाग रहे हैं 3:30 बजे, फिर आके वो मटन बना रहे हैं किसी के लिए, फिर आके वो साथ की शिफ्ट के लिए जा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सो दिस कम्स विद अ पैशन एंड दिस कम्स विद अ एक सोच उनकी जो अच्छी है, वो भाव जो है उनके अंदर, वो जो सीखने लायक है। एज एन एक्टर तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, क्योंकि ये मेरी सर के साथ दूसरी फिल्म रही है, और मैं हमेशा बोलती हूँ, वैसे तो मैंने मानसिक तौर पे उनके साथ कई सारी डायरेक्टर्स को लेके कई सारी फिल्में अंदर बना डाली है मैंने। या एवरी एक्टर हैव टू डू दिस, या हैव टू डू दिस। और starts from here. एंड आपके मन में तो आप कहीं भी कौन से भी बजट की आप कौन सी भी फिल्म, और उसमें जितना चाहे पेमेंट आप खुद को दे सकते हो। जितना जितना चाहे पेमेंट आप किसी और को ले लो भाई अपना। So, वैसा वाला, और जिस चाहे डायरेक्टर के साथ, और फिर जैसे चाहे सेटअप में आप उस फिल्म को बिठा सकते हो। एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट मैंने उनकी तरह बिकॉज वो मैंने सारी घटी है, रची है, वो फिल्में रिलीज भी हो चुकी है, सुपर डुपर हिट भी रही है। सो दिस इज वॉट ही इज, ही हैव लॉट ऑफ एनर्जी इनसाइड इट, और उन्होंने वो प्रैक्टिस से इतने सालों से अपने अंदर वो बरकरार रखी है, वो स्पीड, वो पेस, वो एक पद्धति। क्योंकि फिल्में आती है, बहुत सारी फिल्में अलग तरह से हिट हो जाती है, बहुत सारी फिल्मों का और क्या क्या हो जाता है, मतलब खुद ही बताते हैं 1971 वो फिल्म, उसका कुछ नहीं हुआ था, वो डायरेक्टली यूट्यूब पे रिलीज़ की तो उसके सबसे ज़्यादा व्यूअर्स उस फिल्म में व्यूज़ उस फिल्म को मिले थे। लेकिन ये एक्टर करके खुद को बैलेंस रख पाना इतना सालों साल, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, ये आती रहती है जाती रहती है, ये जो पॉइज है एज एन एक्टर अपने अंदर लाना, ये उनका सीखने जैसा है। बरं, शेवटचा प्रश्न असा होता की 2023 वर्ष संपतंय. कसं गेलं हे वर्ष? समअप करायचं असेल तर काय कसे करशील? यार 2023 तो मेरे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट साल है, क्योंकि इस साल में मेरी बहुत ही जवान हो, जोरम हो, ऐसी फिल्में जो और स्टार्ट किया था जुआ से, वो भी जे। हाँ, सो दिस ईयर इज समथिंग स्पेशल फॉर मी, ये रिलीज। और दूसरी चीज़ है 2023 में, क्योंकि जिजा 1 साल से 2 साल का, मतलब वो जो सेकंड ईयर में जिजा जे दिस जे अगेन। सो वो एक पूरे उसका खेलने कूदने का, और मेरा एज एन पेरेंट बहुत ही कुछ लर्निंग वाला साल रहा है, और जिसमें मैं और मतलब और 2 साल की माँ बन गई हूँ, मतलब वो 2 साल की हो गई जब मैं 2 साल की माँ बनी हूँ, तो वो एक चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंगली घटी है। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं इस साल में मुझे, मैं मेरा बहुत अच्छे अलग अलग टीम्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, वो एक अच्छी चीज़ हुई है। और दूसरी चीज़ है, पता नहीं 2023 में मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक अलग तरह का एक स्थैर्य आ गया है, जो मैं और भी मैं इसको बहुत और पुख्ता करना चाहूँगी।
चाहूँगी बोलूँगी तो वो स्थैर्य निकल जाएगा, क्योंकि आप चाहते हो तो आपके एफर्ट से, इट शुड बी एफर्टलेस। तो वो एक प्रक्रिया है जो मेरी अंदर चल रही है कि आपको एक और शांत होते जाना है, आपको और एक ऑब्जर्वर बनते जाना है। वो प्रक्रिया मैं चाह रही हूँ कि 2024 में और स्ट्रॉन्ग मेरे अंदर डेवलप हो, लेकिन चाहना ही उस प्रक्रिया का समाप्त करना है एनीवे। आपका कैसे गया 2023? एक तो जोरम, हाँ बिल्कुल। और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिया जोरम ने। ऐसे मतलब मनोज सर, स्मिता दी के साथ काम करना है, और स्पेशली इनके साथ, मतलब इनके साथ तो मैं बहुत क्लोजली काम कर पाई। तो फ्रॉम डे वन इनको जिस तरह से ऑब्जर्व किया ना, शी इज़ अ स्कूल बाय हर सेल्फ। लाइक द वे शी टॉक्स, कि जिस तरह से बात करती हैं, और इनका एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बहुत क्लोज है। तो उनकी अभिनय में दिखता है एक ठहराव, जहाँ पे नहीं बोलना वहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पे इंसान को गुस्सा आ जाएगा, पर वहाँ पे कैसे अपना सब कुछ कूल कंट्रोल करके इंसान ऐसे आराम से बात करता है, जो बिल्कुल ऐसे हिला देता है। आई यूज्ड टू बी वेरी कंफ्यूज कि ये क्या हो गया। तो वो चीज़ सीख के मुझ में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस इंस्टिल हुआ, और पता नहीं उसकी वजह से कुछ कामों का सिलसिला शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी में। तो कुछ काम है मेरे भी आने वाले हैं होपफुली, और बहुत बहुत बड़ी रिच। रेस है मेघा, बहुत हाँ। बड़ी रेस है, बहुत आएंगे काम तुम्हारे, देख लेते ये ऐसे बोल के ना बस हाँ यही एवरी एक्टर शुड, यार इतनी सिंसियर एक्टर है, कहाँ से दिल्ली से होके आई है, क्या कंफर्ट जोन अपना सारा ब्रेक करके यहाँ पे रह रही है, और ऐसे न जाने कितने एक्टर्स हैं जो कर रहे हैं, और शी इज़ वेरी सिंसियर एक्टर। सो आई फेल्ट कि इवन मेरे फिल्म में मैं बताती हूँ, ये हो गई जैकी भगनानी हो गया, या जिसने मुचाकी का परफॉर्मेंस दिया है इस फिल्म में, बहुत सारे एक्टर्स हैं, झारखंड के कुछ कुछ एक्टर हैं, आप उनको एक सीन में देखोगे ना तो आप कहोगे कि यार ये कितना सिंपल सा एक कैजुअल वॉक है, लेकिन ये वॉक एक एक्टर ने परसीव कर पाने में बहुत, लेकिन वो कहाँ से बेल्ट से आए हैं तो वो उनके पर्सनालिटी में है। सो देर आर लॉट ऑफ लर्निंग। एंड देवाशीष इज सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, और इसमें ना ऑब्रो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देव और ऑब्रो का एक इंटरेस्टिंग ट्यूनिंग है, जिसमें एक्टर्स के परफॉर्मेंस को बहुत इंटरेस्टिंगली बिठाया हुआ है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ पीयूष पुट्टीज एक ब्यूटिफुल विजन, एक जिस जिस लेंस से उसने हमें देखा है, जो भी उन लोगों ने अपने प्रक्रिया में चूज़ किया होगा वो, लेकिन वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। सो आई एम जस्ट विशिंग 2023 की, बहुत सारे क्रिटिक्स ने बोला है कि 2023 की जोरम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिल्म, और इस इम्पॉर्टेंट फिल्म का हम लोग हिस्सा है। सो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ आर फिल्म फर्स्ट। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि फिल्म का सक्सेसफुल होना अनसक्सेसफुल होना किसी भी एक सिलेक्टेड पैरामीटर्स से डिसाइड नहीं होता। फिल्म की एक बहुत ही बड़ी जर्नी होती है, 100 साल की जर्नी होती है, कौन से कोने में कौन कब वो फिल्म देखने जा रहा है और किस प्रकार से वो सराहने वाला है उसका उसका आप आज बैठ के यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो इट इज़ अ वेरी बिग जर्नी, इट्स अ वेरी बिग ट्रैवल, और उस ट्रैवल का हम लोग एक ब्यूटीफुल हिस्सा है। सो 2023 इज़ लकी फॉर एवरीवन। हम सब के लिए वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट साल रहा है। और दिसंबर ना, वी आर सेइंग गुड बाय टू entire year and inviting lot of good things. तर तुम्हा दोघींनाही नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. अशीच कामं मिळत राहू देत आणि आम्ही अशाच तुमच्या मुलाखती करू राहू देत, हीच इच्छा तुलाही आहे. खूप साऱ्या शुभेच्छा, खूप साऱ्या शुभेच्छा, कारण तुम्ही लोक सुद्धा असे कुठे कुठे, आता हाय तुम्ही सगळे कुठे कुठे ट्रॅव्हल करून, कामाचा भाग असला तरी कुठे कुठे ट्रॅव्हल करून, कुठल्या कुठल्या कोपऱ्यातल्या आठवणी सगळ्या तुमच्याबरोबर कलेक्ट करून त्या कॅमेऱ्यामध्ये कॅच करून तुम्ही कुणाला कुठे पोहोचवताय. अशा इंटरव्ह्यूजने एखादा जरी माणूस इन्स्पायर झाला, किंवा एखादा माणूस इन्स्पायर सोड पण रिलेट करू शकला, तरी तो खूप एक मोठा भाग होतो. आपल्या कामातनं मिळणारे पैसे हा एक वेगळा भाग असतो, पण आपल्या कामातनं एखाद्याला मिळणारा आनंद आहे ना, तो कुठल्याही पैशांमध्ये तोलला जाऊ शकत नाही. सो
शुड बी गुड. सगळ्यांसाठी मस्त असू देत वर्ष. नक्कीच. तर तुम्हा सगळ्यांना देखील नवीन वर्षाच्या आधीच शुभेच्छा देतोय आणि अशाच मुलाखती आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येत राहू. भेटूयात पुन्हा एकदा. धन्यवाद.